Okay, students. Now we are going to study the unit number 4, and the name of the unit number 4 this is very important, और ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का लास्ट यूनिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन and alternating current. ये इस यूनिट का नाम है। हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना अंडरस्टैंड करेंगे। हेनरी एंड फैराडेज ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टडी करने की कोशिश किया कि हम इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ा हमने, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ा कि यदि किसी कॉइल में करंट पास करते हैं तो उस कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कैन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो ईएमएफ की वजह से होता है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब ये क्या इससे रिवर्स भी हो सकता है कि यदि करंट या ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट या ईएमएफ भी पैदा कर सकता है। ये स्टडी करने की कोशिश किया हेनरी एंड फैराडेज ने, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो क्या एक्सपेरिमेंट किए, और ये जो फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को भी हम यही कहते हैं, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ या इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट उनको बोलते हैं हम। ये अंडरस्टैंड करने हैं आपने, फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट हैं। उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ली उन्होंने, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कंडक्टिंग कॉइल है। ये कॉइल है, ये कॉइल है। इस कॉइल के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया इन्होंने। जी, आपको मालूम है गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम करंट भी नोट कर सकते हैं और वोल्टेज भी नोट कर सकते हैं, मतलब ईएमएफ भी नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी नोट कर सकते हैं। इस कॉइल में कोई बैटरी नहीं लगाई गई है, तो इसका मतलब है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। लेकिन क्या किया, एक मैग्नेट रखा इसके नज़दीक। लेट अस से कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ को है, साउथ पोल इस तरफ को है। जब मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लाते हैं, क्योंकि मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, ऐसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, और वो ऐसे मालूम है आपको कि वो ऐसे कर्व्ड होती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं साउथ में। तो जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लाते हैं, इस तरफ को लेकर के आते हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आती है। तो डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या हुआ कि इस मैग्नेट को इसके नज़दीक लाने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही है। यदि इस मैग्नेट को दूर ले जाएं तो डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगी। मान लीजिए अभी राइट हैंड साइड में ये कॉइल, ये पॉइंटर जो है ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे हो रहा है इस तरफ को, तो फिर ये इस तरफ को रिफ्लेक्ट होगा, अपोजिट रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन। मतलब जब इस मैग्नेट को नज़दीक लाएं
तब इसमें डिफ्लेक्शन आती है, जब इसको दूर ले जाएं तब भी इसमें डिफ्लेक्शन आती है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में आती है, अपोजिट डायरेक्शन में आती है। यदि इस मैग्नेट को उल्टा कर दिया जाए या साउथ यहाँ ले आ जाए और नॉर्थ यहाँ ले आए, तब भी इसमें डिफ्लेक्शन आती है, लेकिन जो डिफ्लेक्शन होगी, जो नॉर्थ के रखने से जो डिफ्लेक्शन आएगी वो उससे अपोजिट आएगी। मान लीजिए नॉर्थ को नज़दीक लाने से राइट हैंड साइड को रिफ्लेक्ट करता है, तो साउथ को नज़दीक लाने से लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब डिफ्लेक्शन इसमें डेफिनेटली होगी। एक चीज़ ये भी किया कि इस मैग्नेट को यदि स्लोली कॉइल की तरफ को लाया जाए, इस स्लो लाया जाए, तो डिफ्लेक्शन जो होती है गैल्वेनोमीटर में वो कम होती है। यदि इसको फास्ट मूव किया जाए लाइक दिस, ऐसे ऐसे मूव किया जाए इसको फटाफट, ऐसे, ये मैग्नेट है, ऐसे 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 किया जाए, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो ज़्यादा होती है। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला है? अब यहाँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लाने में या दूर ले जाने में की वजह से यहाँ पे एक करंट पैदा होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो और वो करंट जो है या जो ईएमएफ पैदा होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ, जो करंट का कारण होता है, तो जो ईएमएफ पैदा होता है इस मैग्नेट को नज़दीक लाने से या दूर ले जाने से, और उस ईएमएफ की जो वैल्यू है जो पैदा होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड के साथ इस मैग्नेट को नज़दीक लाते हैं या दूर लेकर के जाते हैं। तो फैराडेज ने कहा कि ये इसलिए हो रहा है कि जब मैग्नेट को नज़दीक लाते हैं तो जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जैसे अभी एक ही लाइन पास कर रही है, तो यदि इस मैग्नेट को मैं यहाँ ले आऊँ तो यहाँ इस कॉइल में से जो नंबर ऑफ लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड की वो ज़्यादा पास करेंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा लिंक करेगा। तो इस मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लाने में और दूर ले जाने में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है। और यदि हम ज़्यादा स्पीड से नज़दीक लाएं या ज़्यादा स्पीड से दूर लेकर के जाएं, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने की जो रफ्तार है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी ज़्यादा होता है। तो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जब मैग्नेट के बीच में और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगी तो देयर इज ए ईएमएफ इन द कॉइल। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो ईएमएफ है वो लार्ज होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल इज लार्ज, मतलब ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। और इस कॉइल के अंदर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये तब तक लास्ट करता है जब तक रिलेटिव मोशन होती है मैग्नेट के बीच में और इस कॉइल के बीच में। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये मैग्नेट की वजह से ही होता है? उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक और कॉइल ली, ये तो एक कॉइल है ही है जो अभी हमने ली थी। उन्होंने एक और कॉइल ली, इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ा ही हुआ है। एक और कॉइल लिया उन्होंने और उस कॉइल को उन्होंने वुडन फ्रेम में लपेटा, ये वुडन फ्रेम में लपेट दिया इसको। लेकिन इस कॉइल के साथ एक सेल जोड़ दिया या बैटरी जोड़ दी। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आपको मैंने बताया था कि छोटी लाइन नेगेटिव होती है, बड़ी लाइन पॉजिटिव होती है। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। तो क्या होगा, ये इस कॉइल में क्या भेजेगा, करंट भेजेगा। तो ये जो कॉइल है ये करंट कैरिंग कॉइल है, और इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से इसके चारों तरफ क्या यहाँ पे क्या पैदा होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। इसका एक एंड जो है वो नॉर्थ बन जाएगा, दूसरा एंड जो है वो साउथ बन जाएगा। मतलब ये कॉइल भी किसकी तरह एक्ट करेगी, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। जब कॉइल को आप नज़दीक लाएंगे
नज़दीक लाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं जो इस कॉइल में से पास कर रही हैं, इस कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ये प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल को जब मूव करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी, जब दूर लेकर के जाएंगे तो कम होगी। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज करेगा जैसे ऊपर वाले केस में चेंज किया था। तो दोबारा यहाँ डिफ्लेक्शन शो करती है। यदि इसको दूर लेकर के जाते हैं तो डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। डिफ्लेक्शन फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को आ जाती है, इस तरफ को आ जाएगी डिफ्लेक्शन, इस मैग्नेट में इस तरफ को होगी। मतलब इस कॉइल को आप नज़दीक लाते हैं तब भी डिफ्लेक्शन आती है, दूर लेकर के जाते हैं तब भी डिफ्लेक्शन आती है। इस कॉइल को यदि यहाँ खड़ा कर दिया जाए और मूव ना किया जाए तो डिफ्लेक्शन नहीं आती है। तो दोबारा क्या कंक्लूजन निकला कि देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन दिस प्राइमरी कॉइल मूव्स टुवर्ड्स इट और मूव्स अवे फ्रॉम इट। मतलब जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी तब यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। जब रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगी, मतलब ये रुक जाएंगे, स्टेशनरी हो जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, वो भी प्रोडक्शन उसकी बंद हो जाएगी। अब प्रश्न ये होता है कि अब दूसरा इसके बाद यदि हम ये जो हमने कोर लिया है जिसके ऊपर इस तार को लपेटा हुआ है, इस कॉइल को लपेटा हुआ है, जैसे मान लो लकड़ी का कोर है इसके ऊपर लपेटा हुआ है, यदि मैं इसको लोहे का ले लूँ तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाती है। जो डिफ्लेक्शन बढ़ने का मतलब क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप आयरन कोर लेंगे तो जो आयरन कोर लेने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो पहले से क्या हो जाएगी, वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड पहले से ज़्यादा हो जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा तो कॉइल में डिफ्लेक्शन भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कंक्लूजन हमारे पास यही है कि व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट या बिटवीन द टू कॉइल्स देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ रिवर्सेस व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट और द कॉइल। जब हम मैग्नेट और कॉइल की मोशंस की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। नंबर 3 क्या कंक्लूजन निकाला, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है that will last as long as there is a relative motion between the coil and the magnet or the coil and the second coil। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, मोशन की वजह से ही पैदा होता है कि हम मैग्नेट को मूव करें या कॉइल को मूव करें तभी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पैदा हो रहा है। तो एक थर्ड सिचुएशन एक और भी है कि अब हम 2 कॉइल्स लेते हैं और दोनों कॉइल्स को हमने, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वुडन कोर है, ये वुडन कोर है, इसके ऊपर हमने लपेट दिया एक कॉइल को ये लपेट दिया और यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इस कॉइल को मैं सेकेंडरी कॉइल कहता हूँ, ये सेकेंडरी कॉइल है। दूसरी कॉइल एक ये ले लिया हमने। इस कॉइल में हमने क्या जोड़ दिया, एक हमने बैटरी जोड़ दी, ये सेल या बैटरी जो इसमें से करंट पास करेगी, और एक हमने की जोड़ दी इसमें, टैपिंग की, ये टैपिंग की है, ये की जोड़ दी। मतलब अभी जब ये की टच नहीं कर रही है इसको तो यहाँ सर्किट ब्रेक है, मतलब करंट इस कॉइल में से नहीं फ्लो करेगा। इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, पी का मतलब है प्राइमरी कॉइल। अभी इसको टच नहीं कर रहे हैं तो करंट नहीं है, जैसे ही टच करेंगे करंट क्या होगा, 0। अभी तो करंट पहले 0 था, फिर 0 से क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। जैसे करंट बढ़ेगा 0 से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, हालांकि उसके लिए बहुत कम समय लगता है। देयर इज ए सडन जर्क इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही करंट मैक्सिमम हो गया डिफ्लेक्शन द्वारा 0 हो जाती है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। नाउ अगेन एज यू अगेन ब्रेक द सर्किट,
या इस टैप की को हटा देते हैं, ब्रेक कर देते हैं सर्किट को, गैप डाल देते हैं यहाँ पे, नाउ द करंट डिक्रीजेज फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो वैल्यू, देयर इज अनदर अगेन डिक्रीज इन करंट। तो करंट डिक्रीज करने का मतलब है जो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा हुई थी इस एरिया में, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से जो पास कर रहे थे, यहाँ से जो पास कर रहे थे इस कॉइल सेकेंडरी में से, उनकी संख्या क्या हो गई, अब कम हो गई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। दोबारा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, चेंज कर रहा है। जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दोबारा यहाँ पे क्या पैदा करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कॉइल को, सर्किट को आप ब्रेक करते हैं या स्विच ऑन करते हैं सर्किट को, तो यहाँ करंट जीरो से मैक्सिमम बढ़ता है। जब करंट बढ़ता है तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ती है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती है। और जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इसमें से पास करेंगे उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो जब लाइंस ऑफ फोर्सेज की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। जब सर्किट को आप क्लोज करते हैं, सर्किट को ब्रेक करते हैं, तो करंट मैक्सिमम से कितना होता है, जीरो को हो जाता है। दोबारा करंट की वैल्यू डिक्रीज करती है। डिक्रीजिंग करंट जो है वो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करेगा, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अगेन डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन पहले की डिफ्लेक्शन से अपोजिट होगी। ठीक है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? In this experiment, what we conclude? We conclude that the coils, there is no relative motion between the coils. हम यहाँ relative motion नहीं है, yet there is a changing current in the primary coil. ये प्राइमरी कॉयल में जो करंट है उसकी वैल्यू कभी बढ़ रही है कभी घटा रहे हैं हम, induces EMF in the secondary coil. तो हमने यहाँ जो कंक्लूजन निकाले इन एक्सपेरिमेंट से वो ये कंक्लूजन निकाले कि when there is a relative motion between the magnet and the coil, induced EMF is produced. Then there is a relative motion between the two coils, there is a induced EMF in the secondary coil. When the current, the value of the current changes, there is again induced EMF in the secondary coil. अब इन सभी जगह से हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है? जब रिलेटिव मोशन होती है तो क्या चेंज होती है? यहाँ जो लाइंस फोर्सेस की, जो मैग्नेटिक लाइंस की जो संख्या है जो इस कॉइल में से पास कर रही है इस मैग्नेट की वजह से, जब ये मैग्नेट नज़दीक आता है और दूर जाता है तो उनकी संख्या बदलती है। उनकी संख्या बदलने को उसकी वो जो संख्या है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसी तरह से ये जो कॉइल है जब ये नज़दीक आती है या दूर जाती है तो जो मैग्नेटिक लाइंस की जो संख्या है वो इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, जब सर्किट को बनाते हैं तो करंट बढ़ता है, बढ़ता हुआ करंट की वजह से संख्या क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी, यहाँ से संख्या इंक्रीज करेगी। और जब करंट सर्किट को ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो संख्या है वो कम होगी। तो अगेन इन तीनों सिचुएशन में हम एक ही चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं कि देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing through the secondary coil and which is inducing the current, which is inducing the EMF in the secondary coil. तो हम यहाँ पे ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, the phenomena of production of induced EMF or current in a coil when the magnetic flux linked with the coil changes, when magnetic flux linked with the coil changes is known as electromagnetic इंडक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है, इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फ्लक्स को कहते हैं हम टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस of forces passing through a surface। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाई लेटर फाई। फाई से लिखते हैं हम इसको, कई बार फाई बी भी लिखते हैं। इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। जब हम फाई के साथ ई वर्ड लगाते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो हम ऐसे मान लेते हैं कोई हमारे पास ये सरफेस एरिया है, ये कोई सरफेस है, बॉडी है, ठीक है। इसका छोटा सा एरिया हम ये मान लेते हैं यहाँ से। इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरफ को, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं। और इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ को है, नॉर्मल। इस तरफ को एरिया वेक्टर है, ये नॉर्मल है। ये हमेशा एरिया जो होता है वो किसी सरफेस के नॉर्मल, जैसे कॉपी का सरफेस है, यहाँ पर यदि मुझे एरिया वेक्टर निकालना हो तो किस तरफ को होगा एरिया वेक्टर? इस कॉपी का एरिया वेक्टर होगा यहाँ से ऊपर की तरफ को, नॉर्मल टू दिस सरफेस, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ को है? वो इस तरफ को है। तो कितना एंगल बना रहे हैं? ये थीटा बना रहे हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस इज एंगल थीटा। थीटा is angle between magnetic field and normal to the surface। इसको नॉर्मल को एन कैप कहते हैं हम, इस तरफ को एन कैप, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है। एन कैप क्या चीज है? एन कैप इज normal to surface and is direction of and represent direction of area। ठीक, तो हम इसके लिए हमेशा लिखते रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, दैट फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और जब आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी है तो इसको बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर, बी ए कॉस थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बी कॉस थीटा इंटू ए। ये जो बी कॉस थीटा है, बी की डायरेक्शन है इस तरफ को, इस तरफ को है बी की डायरेक्शन। तो बी का कंपोनेंट नॉर्मल की तरफ को कितना होगा? बी कॉस थीटा। इसको हम कई बार बी एन भी कहते हैं। इसका बी एन का मतलब है कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स नॉर्मल एन कैप की तरफ को जो कंपोनेंट, बी का इफेक्ट इस तरफ को कितना है? बी कॉस थीटा को, ठीक है। तो ये हमारे पास से वैल्यू आ गई। तो फाइव बी को हम सिंपली क्या बन गया हमारे पास? बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे स्पेशल केस देख सकते हैं। नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ को है? नॉर्मल की तरफ को है। मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में, जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है या जिस तरफ को नॉर्मल है उसी तरफ को मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो क्या होगा? कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। देयरफॉर फाइव बी कितना बन गया? बी ए, जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा
जब मतलब मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेंगी जब एंगल 0 होगा। ठीक है। दूसरा केस क्या कर सकते हैं हम, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ये नॉर्मल है इस तरफ को, नॉर्मल टू द सरफेस, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है, इस तरफ को है। कि जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस भी इस तरफ को पास करेंगे। क्या लाइंस ऑफ, कोई लाइंस इस सरफेस में से क्रॉस कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। ऐसी सिचुएशन में cos 90 कितना होता है, 0 होता है। देयरफॉर फाई बी इज इक्वल टू बी ए गुणा 0, दैट इज 0। ये मिनिमम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक। अब हमने इसके यूनिट भी पढ़े हैं, ये तो आ गया हमारे पास, जैसे मैक्सिमम फाई बी दैट इज इक्वल टू बी ए, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी फार्मूले से क्या पता चलता है हमें, बी किसके बराबर हो गया, फाइव बी अपॉन ए। ठीक है। इस बी को इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, बी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। इसके यूनिट क्या होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के, यूनिट ऑफ फाई बी एसआई सिस्टम में होता है वेबर, और सीजीएस सिस्टम में होता है गॉस। सीजीएस सिस्टम में गॉस, सॉरी नॉट गॉस, वो तो टेस्ला का है, मैक्सवेल। सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल, आई एम सॉरी मैक्सवेल, ये खिलाड़ियों के नाम है, क्रिकेट प्लेयर है मैक्सवेल, एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है मैक्सवेल। तो आप कुछ भी याद रख सकते हैं, वेबर, ठीक है, बब्बर से, ये इसके यूनिट हैं। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट भी हमने पढ़े हुए पहले, टेस्ला और गॉस। तो इनके बीच में रिलेशनशिप देखो कर सकते हैं। 1 वेबर किसके बराबर बन गया, 1 वेबर, अब यहाँ पे देखिए इसका यूनिट है वेबर, बी का 1 टेस्ला, टी का मतलब टेस्ला, गुणा एरिया का 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया, 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। और टेस्ला किसके बराबर लिख सकते हैं, और टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर, मीटर कहाँ चला गया नीचे, मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट हम यूज करते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट। कभी वेबर को हम टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं, कभी टेस्ला को वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लिख देते हैं। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं आप इसके, डायमेंशन ऑफ फाई बी, फाई बी किसके बराबर है, बी इंटू ए। एरिया के डायमेंशन तो आपको मालूम है कितने होते हैं, एरिया के डायमेंशन एल स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ। इसके कितने होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, ये निकालना है। तो कहाँ से निकालोगे आप, इसको निकाल सकते हैं यहाँ से, एफ फिजिकल टू क्यू वी वी, ये फार्मूला पढ़ा है आपने, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपने पढ़ा हुआ है पिछले यूनिट में। तो बी किसके बराबर हो गया, एफ अपॉन क्यू वी। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, एम एल टी माइनस टू, टी माइनस टू। चार्ज के ए गुणा टी, वेलोसिटी के एल टी माइनस 1। तो कर लो क्या बन गया, एम तो ऊपर एक ही है, एम हो गया, एल यहाँ पर भी है, एल एक नीचे भी, एल से एल कट गया,
ओके, कट गया। आगे अब t-2 पर है, t एक यहाँ है, t-1 है, तो t और ये t-1 आपस में कट गए, यहाँ रह गया सिर्फ t-2, t-2। आगे और क्या रह गया, a है, a भी ऊपर चला जाएगा, a-1, तो क्या बन गया हमारे पास m, यहाँ l आ गया, l2, t-2, a-1, ये इसके डायमेंशन आ गए। तो इनको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको समझाया, इसको आपने अच्छी तरह से, इन एक्सपेरिमेंट को मैं आपको इसके चैप्टर बुक से इसके फ़ोटो खींच करके आपको सेंड करूँगा। आपने उसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है, अंडरलाइन करना है अपनी बुक से, एक एक कंसेप्ट को जो मैंने कहा है उसको याद करना है, जो यहाँ लिखा है उसको रट्टा नहीं लगाना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और इसको बहुत बार अपने आप से कहना है, बार बार रिपीट करना है, खुद से रिपीट करना है, बार बार क्या लिखा है, क्यों ये लिखा हुआ है, क्या इसके मीनिंग है। जब आप ऐसे बार बार करेंगे तब आपको अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड होगा। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा।